जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस मिक्स न्यूमेरिकल के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस मिक्स न्यूमेरिकल का तीसरा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग पिछले ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है g, दूसरा ऑप्शन है g/2, तीसरा ऑप्शन है g/4 और चौथा ऑप्शन है 2g। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई काल्पनिक ग्रह है और उस काल्पनिक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा है और उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू g होता है तो उस काल्पनिक ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र, जब आप सभी बात करते हैं पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण की तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? तो Gm/r² के बराबर होता है। पृथ्वी पर जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? तो हम सभी लिखते हैं Gm/r²। जहाँ पे आपका कैपिटल G क्या है? तो आप सभी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और साथ ही साथ ये m क्या है? तो आप सभी कहते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है, और साथ ही साथ ये r क्या है? तो आप सभी कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर कोई काल्पनिक ग्रह ऐसा हो, अगर कोई काल्पनिक ग्रह ऐसा हो जिसका द्रव्यमान, मान लेते हैं कि काल्पनिक ग्रह का जो द्रव्यमान है वो क्या है? m' है। तो क्वेश्चन के अनुसार कोई काल्पनिक ग्रह ऐसा हो जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या हो? आधा हो। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m माने हैं तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो काल्पनिक ग्रह होगा उसका द्रव्यमान m' क्या लिख सकते हैं? तो m/2 लिख सकते हैं। और साथ ही क्वेश्चन के अनुसार काल्पनिक ग्रह की त्रिज्या अगर हम लोग r' माने तो r' इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो काल्पनिक ग्रह है उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। तो यहाँ पे हम लोग r' इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r/2 लिख सकते हैं। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि काल्पनिक ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो सपोज कर लीजिए कि काल्पनिक ग्रह पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा? g' होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि g' इक्वल टू व्हाट। आप सभी क्या कहेंगे? सर अब तो ये आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए हम लोग फार्मूला Gm/r² लिखते हैं तो हम लोग इसी फार्मूला को क्या करेंगे? यहाँ भी रखेंगे। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे परिवर्तन क्या करना होगा? तो परिवर्तन m के जगह हम लोग m' का वैल्यू रखेंगे और r के जगह क्या रखेंगे? r' का वैल्यू रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे g' इक्वल टू लिखेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग g/m/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? g/m/2। क्यों? क्योंकि काल्पनिक ग्रह का द्रव्यमान कितना बोला जा रहा है लेने के लिए? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा बोला जा रहा है। और साथ ही क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो r² होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो काल्पनिक ग्रह है उसकी त्रिज्या कितनी है? तो r/2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? r/2 का स्क्वायर कर देंगे। मेरे मित्र, जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? g' इक्वल टू g/m/2, और इसको अगर हम यहाँ पे r/2 को स्क्वायर करना चाहें तो क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर r²/4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको 4/r² लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे g' इक्वल टू ये लिख लें 2 × Gm/r²,
क्या लिख ले, जी डैश इक्वल टू 2 इंटू जी एम बटा आर स्क्वायर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये जो जी एम बटा आर स्क्वायर है, ये जो जी एम बटा आर स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है। तो क्या आप इसी इक्वेशन को जी डैश इक्वल टू 2 इंटू जी एम बटा आर स्क्वायर की जगह जी लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही चीज आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि काल्पनिक ग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 2g हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2g हो जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी काल्पनिक ग्रह की या फिर किसी ग्रह की द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा हो और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो, तो उस पे जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का दोगुना हो जाएगा, यानी कि जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर g का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के अनुरूप ही पूछा गया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन को क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि अगर किसी काल्पनिक ग्रह की द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा हो और त्रिज्या क्या हो? पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो, तो जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होगा काल्पनिक ग्रह पे वो क्या होगा? तो आपने क्या निकाला? 2g होगा। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा हो और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे सर सेम कंसेप्ट रहेगा। और हम लोग क्या कहेंगे कि सर पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग ग्रह पे जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की आधी है और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो क्या कहेंगे कि जी डैश इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला है 2g होता है। ये g कहाँ का वैल्यू है? तो सर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि गुरुजी जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है? 9.8। तो सर जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या कहेंगे गुरुजी? ये 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे कि अगर कोई ग्रह हो और उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो, तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे कि सर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का दोगुना होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब और पानी का घनत्व 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 10.8 kg पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10.8 kg मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10.8 और चौथा ऑप्शन है 10.8 kg पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है और पानी का घनत्व 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब हम लोग आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व को ही हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। और अगर आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला को इजाद करना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वस्तु की जगह यहाँ पे हम लोग चांदी लगा देंगे तो हमको चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे चांदी के आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? हम सभी लिख सकते हैं कि चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो किसके बराबर होगा? तो चांदी का घनत्व बटा पानी के घनत्व का जो अनुपात होगा उसके बराबर होगा।
आप सभी क्या कहेंगे कि चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होगा वो किसके बराबर होगा? तो चांदी के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होगा। मेरे मित्र, अगर आप इस फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन में दिए हुए डाटा को इंप्लीमेंट करना चाहें तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी चांदी का घनत्व 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, जबकि पानी का घनत्व कितना दिया हुआ है? तो 10⁻³ दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे कि सर ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा? 10.8 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर 10.8 होगा और आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक शुद्ध संख्या है। ना हो तो आप इस चीज को कहीं पे नोट भी कर लेंगे कि आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और मेरे मित्र, अगर आपको सिर्फ इतना सा बात याद रहता कि आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए भी आंसर कर सकते। कैसे? तो आप सभी कहते कि गुरुजी बाकी के 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ यूनिट लगा हुआ है, जबकि ऑप्शन सी में कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि आपेक्षिक घनत्व चांदी का कितना होगा, तो हम लोग सीधे कह देते 10.8। तो आप ये अगर ध्यान में रखते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है और अगर आपको ऑप्शन इस हिसाब से मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि घनत्व की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं? तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और इसका यूनिट होता है, और घनत्व का यूनिट क्या होता है? तो घनत्व का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम लोग केजी और m⁻³ भी लिखते हैं। तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? पहला स्टेटमेंट है आपका कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर मिनट होती है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि आसूत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर मिनट होती है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 सही है, तीसरा ऑप्शन है ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, और चौथा ऑप्शन है केवल 2 सही है। क्या होगा इसका आंसर? आप में से बहुत सारे मित्रों का डाउट के रूप में ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी आता है कि गुरुजी इसमें कैसे क्या हो जाता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे चाल की यूनिट की बात करी जाएगी तो चाल का जो स्मॉलर यूनिट होता है, चाहे वो किसी भी चीज का चाल हो, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, ना कि हम लोग मीटर पर मिनट लिखते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि चाल का स्मॉलर यूनिट यानी कि छोटा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और बड़ा मात्रक के रूप में हम लोग किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं, लेकिन मीटर पर मिनट का यूज हम लोग कभी नहीं करते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? तो 316 मीटर पर सेकेंड होती है। और साथ ही साथ आसूत जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? तो आसूत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन आपके स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर मिनट है। यहाँ पे यूनिट क्या है सर? गलत दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या होगा सर? गलत हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आसूत जल में जो ध्वनि की चाल होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर वो 1498 मीटर पर मिनट होती है, और यहाँ भी क्या है सर? यूनिट गलत है। सही क्या होगा? तो आप कहते 1498 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब दोनों ही स्टेटमेंट में यूनिट गलत है तो जाहिर सी बात है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ना तो ए सही है और ना ही बी सही है, और इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि चाल का स्मॉलर यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर लेते हैं, और चाल का यूनिट हम लोग कभी भी मीटर पर मिनट नहीं लेते हैं। क्योंकि आपके इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दोनों ही जगह पे क्या है सर? यूनिट गलत है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ तो हम सबों को मालूम है कि जब हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करते तो क्या कहते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो निर्वात से हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो कुछ कम होती है, लेकिन हम लोग अमूमन क्या मान करके चलते हैं कि जितनी चाल आपका निर्वात में होता है उतना ही प्रकाश की चाल किस में होता है सर, हवा में भी होता है। तो आप सभी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेंगे कि निर्वात से हवा में प्रकाश की चाल कुछ कम जरूर होती है, लेकिन हम लोग प्रकाश की चाल हवा में भी कितना मानते हैं, तो गुरुजी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमने कहीं पे पढ़ा है कि किसी भी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात से क्या होती है, हमेशा कम होती है। और इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में भी रखिएगा कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या होगी, कम होगी। अब आप सबों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी फिर ये बताओ कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी कम होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम होती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना कम होती है, आप याद रखेंगे 0.03% कम होती है। और साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी कम होती है निर्वात से, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की तुलना में 35% कम होती है। कितना कम होती है, 35% कम होती है। और साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि फिर पानी में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना कम होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पानी में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 25% कम होती है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे क्या, कि हवा में निर्वात की तुलना में प्रकाश की चाल 0.03% कम होगी, जो कि बहुत ही कम है। इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि निर्वात में जितना प्रकाश की चाल होगा वही क्या होगा, हवा में भी प्रकाश की चाल होगा। और साथ ही साथ कांच में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कितना कम होती है, आप कहेंगे 35%। और पानी में कितना कम होती है, आप कहेंगे 25%। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है -30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है +15 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है +30 सेंटीमीटर। बताइए ना बनेगा, आराम से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई आपका अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन कन्वेंशन के अनुसार इसका फोकस दूरी कितना होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है अवतल दर्पण की। किसकी बात की जा रही है? अवतल दर्पण की। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। आप सभी क्या कहेंगे, सर बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोकस दूरी इक्वल टू फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी कि F इक्वल टू R/2। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे R 30 सेंटीमीटर है, तो हम लोग R के जगह क्या रखेंगे, 30 रखेंगे और साथ ही साथ क्या कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर 15 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। तो ध्यान में रखेंगे कि साइन कन्वेंशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखिएगा कि साइन कन्वेंशन के अनुसार यानी कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की जो F होती है वो क्या होती है, तो आप सभी याद रखेंगे ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी कि निगेटिव होती है। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कि F होती है, वो क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर पहले तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार F इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। और अब हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मेरे मित्र आप सभी कंफ्यूज करते रहते हैं कि गुरुजी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये चीज़ हम लोग को याद नहीं रहता है। मेरे मित्र आसानी से याद रख सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका अवतल है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्तल लिखा हुआ है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि इस दोनों शब्द में कौन सा शब्द बड़ा है, तो आप कहेंगे सर अवतल बड़ा है और छोटा कौन है, उत्तल है। तो आप ये बताइए कि बड़ा का उल्टा क्या होगा, छोटा। तो जो आपका ऋणात्मक साइन होता है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, तो गुरुजी छोटा चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चूंकि अवतल जो है ये क्या है सर, तो उत्तल से बड़ा शब्द है, इसके लिए हम लोग इसका अपोजिट क्या लेंगे, छोटा, और छोटा लेंगे तो निगेटिव की बात करेंगे। और उत्तल जो है वो क्या है सर, छोटा शब्द है, और इसके लिए हम लोग इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, तो बड़ा, और बड़ा की जब हम लोग बात करेंगे तो पॉजिटिव में चलेंगे। तो आप ऐसे भी सोच करके इस चीज को याद रख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।